नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शादी कब होगी, शादी कौन से साल में होगी, शादी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, या फिर शादी कौन सी दिशा में होगी। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आपका शादी का भाव कौन सा है, आपका लव का भाव कौन सा है। चलिए आइए इस पूरी वीडियो में डिटेल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि कौन सा घर शादी का होता है और कौन सा घर लव एंड मैरिज का होता है। एस्ट्रोलॉजी के शास्त्रों के अनुसार जो 7th हाउस है, एक कुंडली में यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। शास्त्रों के अनुसार जो शादी का घर है, जो स्टेबिलिटी का हाउस है, उसे 7th हाउस, यानी कि जो 7th हाउस है, 7वां घर है, उसे शादी का जुड़ाव यानी कि शादी होने का घर कहा जाता है। पंचम घर को लव एंड रिलेशनशिप का घर कहा जाता है, यानी कि आपकी केयर का हाउस कहा जाता है। और सेकंड हाउस को परिवार का घर कहा जाता है, यानी कि आपकी फैमिली का जो हाउस है वो सेकंड हाउस है। और 11th हाउस को डिजायर फुलफिलमेंट का घर कहा जाता है। किसी भी काम को पूरा करने का जो काम इच्छा है वो फुलफिल है, वो 11th हाउस करता है। यानी कि जब भी किसी जातक की शादी होगी तो हमें कौन कौन से घर, कौन कौन से हाउस हॉरोस्कोप के अंदर एक्टिव होने चाहिए, जिससे हम कह सकते हैं कि जातक की शादी हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने बोला 7th हाउस, सेकंड हाउस, 11th हाउस और पंचम हाउस भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे यदि किसी ग्रह की दशा या किसी ग्रह की महादशा चल रही हो तो ये जो 4 हाउस एक्टिवेट हों या ये 4 राशियां भी एक्टिवेट हो जाती हैं तो हम जातक को ये कह सकते हैं कि अब आपकी शादी हो सकती है। इन 4 हाउसेस में यदि हमारे पास 7वां, 11वां और सेकंड हाउस भी एक्टिवेट हो जाए तब भी हम जातक को ये कह देते हैं कि इस साल आपकी शादी हो सकती है या फिर अभी आपकी शादी का प्रॉमिस नहीं है। देखिए, ये घर तो, ये हाउसेस तो वो हैं जो आपकी शादी को दिखाते हैं, और ऐसे भी कुछ हाउसेस होंगे जो आपकी शादी को नहीं दिखाते हैं या आपकी शादी के योग आपके नहीं बनते हैं। बहुत बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि शादी के रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन शादी के रिश्तों में कन्वर्ट नहीं हो रही, या फिर सगाई होने के बाद भी शादी टूट जाती है। तो ऐसा कौन से हाउसेस हैं जो हमें ऐसा करने को या ऐसा करने में ग्रह मजबूर कर देते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बोला कि शादी होने के घर कौन-कौन से हैं। शादी होने का घर है 7वां, शादी होने का घर है 11वां, शादी होने का घर है 5वां, या फिर रिलेशनशिप का घर कौन सा, लव एंड रिलेशनशिप का घर है 4th हाउस। तो इनके जो 12वें घर हैं, यानी कि 7वां का यदि हम यहाँ से काउंट करना चालू करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी भी हाउस का जो 12वां घर है वो उसका सबसे ज्यादा एंटी घर है, वह सबसे ज्यादा उसका शत्रु घर है उसके काम को ना करने के लिए। तो 7वें घर का सबसे बड़ा एंटी घर कौन सा हो गया? छठा घर। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि शादी ना करने में सबसे पहले हमें कौन सा घर, जो कौन सा हाउस, मैं घर की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है हाउस या फिर भाव, कौन सा ऐसा भाव है जो हमें शादी नहीं करने देता, शादी के रिश्ते नहीं आने देता। तो छठा घर। उसके बाद 11वें घर का एंटी घर कौन सा हो गया? 10th हाउस। 5th हाउस का एंटी घर कौन सा हो गया? पंचम हाउस। लेकिन जो दूसरे घर का हम एंटी लगन को हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि लगन से तो सभी चीजें पहली देखी जाती है। लगन किसे कहा जाता है? लगन पहले भाव को कहा जाता है जो कभी भी किसी भी हाउस का एंटी नहीं होता। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पंचम हाउस का 12वां घर कौन सा हो गया? 4th हाउस। 7th हाउस का 12वां घर कौन सा हो गया? छठा घर। और 11वें घर का 12वां घर कौन सा हो गया? 10th हाउस। यानी कि 4th हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस जब भी किसी की ग्रह की दशा चल रही हो और ये 3 घर ही मजबूती से एक्टिवेट हो रहे हों और ये 3 चारों में से
कोई भी एक हाउस एक्टिविटी नहीं हो रहा हो तो उस दशा में जातक की शादी होने के योग नहीं बनते। जातक प्रयास करता रहता है और जब कभी जातक की शादी होने के योग बनते हैं तो जातक प्रयास ही नहीं करता, जातक उसके एफर्ट ही नहीं लगाता, क्योंकि वो पहले ही एफर्ट लगा लगा के परेशान हो चुका है। एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद करती है कि किस समय जातक की शादी होने के योग बने हुए हैं। तो मैंने अभी आपको दोबारा से बता देता हूँ कि शादी होने के योग यानी कि जो भाव हैं वो कैसे कौन-कौन से होने चाहिए, 2, 5, 7 और 11। और जो ग्रह, जो हाउस, मैं ग्रह की बात नहीं कर रहा, कि जो हाउस या जो राशियाँ शादी नहीं करवाती वो कौन-सी हैं, 4, 6, 10। अब इसको पहले डिटेल में समझेंगे कि ये घर कैसे एक्टिवेट होते हैं, ये हाउस कैसे एक्टिवेट होते हैं, इसको भी अभी डिटेल में समझते हैं। तो जैसा भी मैंने पहले बताया कि ये आपकी कुंडली है, ये आपका हॉरोस्कोप है, जिसमें 12 घर होते हैं। शादी की बात कर रहे हैं, बिज़नेस की बात नहीं कर रहे, संतान की बात नहीं कर रहे, पैसे की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ़ शादी की बात कर रहे हैं। तो शादी आपके 7th हाउस से, शादी लव एंड रिलेशनशिप पंचम घर से, दूसरा क्योंकि ये परिवार का घर है, और 11वां जो कि हमारी इच्छा पूर्ति का घर है, जो हमारे किसी भी काम को करने का घर है, यानी कि 2, 5, 7, 11 ये 4 हाउसेस या इन चारों में से, या इन चारों हाउसेस में कोई भी 3 हाउसेस या कोई भी 2 हाउसेस भी एक्टिवेट हो जाएँ तो शादी होने के योग हो जाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 घर कौन-कौन से हैं? 2, 11, 7, 11, 5, 11। लेकिन इनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट जो घर है वो 7वां। यदि 7वां और 11वां घर भी यदि किसी की अंतर्दशा में या किसी की महादशा में एक्टिवेट हो जाए, तभी भी शादी होने के योग हो जाते हैं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं कि नहीं है, ये घर एक्टिवेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इनको कैसे चेक करते हैं। एक एक और चार्ट के द्वारा मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आइए इसको समझते हैं कि कैसे कोई भी हाउस एक्टिवेट होंगे। एक चार्ट मैंने यहाँ पे आपको और बना के दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने दोबारा से मेष लग्न की कुंडली यहाँ पे बनाई है। मैं आपको 2 से 3 कुंडली मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगा। मेष लग्न की कुंडली यानी कि लग्न में कौन सी राशि आ रही है? मेष राशि, जिसका स्वामी है मंगल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, 1 मेष, 2 वृषभ। एक यहाँ पे ऐसे करो, इसको लिख देना, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन में साइड में दिखा हुआ देख रहे हैं कि 12 राशियां होती हैं और हर राशि का एक स्वामी होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सप्तम हाउस में कौन सी राशि बैठी है। हमारे यहाँ सप्तम हाउस में तुला यानी कि शुक्र की राशि बैठी है। तुला यानी कि शुक्र की राशि बैठी है। पंचम हाउस में सूर्य की यानी कि सिंह राशि, जिसका स्वामी सूर्य है। यहाँ पे बात करते हैं तुला राशि, जिसका स्वामी शुक्र ग्रह है। और 11th हाउस में कुंभ की राशि यानी कि जिसका स्वामी शनि ग्रह है। और दूसरे हाउस में अगेन मैं बात करता हूं वृषभ राशि, जिसका स्वामी शुक्र है। तो अब ये समझने की कोशिश कीजिए, दूसरा और 7वां भाव एक ही ग्रह यहाँ पर हमें एक्टिवेट कराए, यानी कि जब जातक की शुक्र की महादशा होगी या फिर जातक की शुक्र की अंतर्दशा होगी, तब जातक की शादी होने के योग यहाँ पे प्रबल बन जाएंगे। उसके अलावा देखते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमें और भी शादी देने के योग बना रहा है। सूर्य ग्रह या फिर शनि ग्रह, यानी कि किसी जातक की शुक्र ग्रह की महादशा आ जाए और उसके अंदर सूर्य ग्रह की अंतर्दशा आ जाए और या फिर शनि ग्रह की अंतर्दशा आ जाए, तो भी जातक की शादी होने के योग अब प्रबल हो गए हैं। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि सूर्य ग्रह की यहाँ पे राशि बैठी हुई है, शुक्र ग्रह की दोनों राशियां 2 और 7 घर में बनी हुई है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे ये ग्रह एक्टिव होते हैं। पहले ये समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए शुक्र यहाँ पे 7वें घर का स्वामी होकर 11वें घर में बैठा हुआ है, तो जातक की जैसे ही शुक्र ग्रह की अंतर्दशा आएगी, देखते हैं कैसे, क्योंकि जैसे ही शुक्र ग्रह की अंतर्दशा या महादशा आई, तो यहाँ पे मैं महादशा को MD और अंतर्दशा को AD लिख देता हूँ। तो यानी कि जैसे ही शुक्र ग्रह की दशा या अंतर्दशा आई, तो इसके कौन कौन से हाउस एक्टिवेट हो गए, तो हम देखेंगे। सबसे पहले शुक्र ग्रह बैठा कौन से घर में है? शुक्र ग्रह 11वें घर में बैठा हुआ है।
तो यानी कि 11वां घर एक्टिवेट हो गया। शुक्र की 2 राशियां होती हैं, जैसा कि मैंने आपको शीट में यहाँ पे बना के दिखा रखा है। तो देखेंगे शुक्र ग्रह की 2 राशियां, वृषभ और तुला राशि, ये कौन कौन से घर में बैठी हुई है, ये 2nd हाउस में और ये 7th हाउस में बैठी हुई है। तो यानी कि दूसरा और 7वां घर भी एक्टिवेट हो गया। तो यानी कि शुक्र ग्रह पूरा सक्षम है इस जातक को शादी देने में। तो जैसे ही जातक की शुक्र ग्रह की दशा आएगी तो हम ये जातक को कह सकते हैं अब आपकी अब आपकी शादी होने के योग पूरे प्रबल बने हुए हैं। अब इसी को हमें समझना हो, जातक अब हमें आके एक बात करता है, जातक हमें अभी क्वेश्चन करता है कि मेरी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। मैंने अभी आपको बताया था लास्ट चार्ट में कि लव एंड रिलेशनशिप का जो हाउस है वो कौन है, पंचम हाउस। और यहाँ पे पंचम हाउस में सिंह की राशि और सूर्य शुक्र के साथ में सिंह की राशि यानी कि जिसका स्वामी है सूर्य। यदि ये पंचम हाउस किसी भी प्रकार से 7th हाउस से संबंध बना ले तो हम ये कह सकते हैं कि जातक की अब लव मैरिज भी हो सकती है। तो इसी को समझते हैं कि यहाँ पे सूर्य ग्रह यहाँ पे शुक्र ग्रह के साथ में 11th में एक साथ में होकर बैठ जाएं तो हम यह इस बात को 99% कह सकते हैं कि जातक की लव मैरिज होने के योग बने हुए हैं, क्योंकि लव एंड रिलेशनशिप का जो घर हाउस है वो पंचम हाउस है। तो जातक को हम ये कह सकते हैं कि आपका 2, 5, 7 और 11 भाव पूरे तरीके से एक्टिवेट हैं और आपका पंचम ग्रह भी और सप्तम ग्रह, पंचम ग्रह जो आपकी लव एंड रिलेशनशिप को दिखाता है, सप्तम हाउस जो आपके रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करता है और 11वां घर जो आपकी इच्छा पूर्ति का कारक हाउस है, सिग्निफिकेटर हाउस है। तो यदि इस तरीके से हम युति बन जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अब आपकी शादी भी हो सकती है और आपकी शादी लव मैरिज भी हो सकती है। इसके योग भी हमें बात करना हो तो सूर्य के अंदर शुक्र ग्रह की अंतर्दशा चले या फिर शुक्र की महादशा में सूर्य ग्रह की अंतर्दशा चले तो इसके योग और भी प्रबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ में हमें हमें ट्रांजिट भी देखेंगे कि ट्रांजिट कैसे काम करता है, लेकिन पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे एक बात और भी मैं बात करता हूँ, एक चार्ट मैं यहाँ पे और लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, लेकिन इसी चार्ट को पहले समझ लेते हैं। यदि मान लीजिए कि अभी किसी भी जातक की बुध ग्रह की दशा चली, बुध ग्रह की अंतर्दशा चली है, तो आप देखेंगे कि जो बुध ग्रह है वो यहाँ पे और बुध ग्रह यहाँ पर होकर यहाँ पर बैठ गए हैं। तो क्या होने के योग बैठे हैं, तो बुध ग्रह की महादशा या बुध ग्रह की अंतर्दशा चली तो बुध ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, चौथे घर में। बुध ग्रह की जो राशियां हैं वो कहाँ बैठी, एक तीसरे घर में और एक छठे घर में। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, और बुध अपनी दृष्टि से 10th हाउस को भी देख रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो कहीं भी हमारे यहाँ पे 2, 5, 7, 11 हाउस एक्टिवेट नहीं हो रहे और पूरे तरीके से 3, 4, 6, 10 जैसा कि मैंने आपको पिछली बार में बताया था कि यदि ये घर एक्टिवेट हो जाते हैं 6, 10 और 4 तो यानी कि उस दशा में, उस अंतर्दशा में शादी होने के जो योग हैं वो जातक के बहुत कम हो जाते हैं और शादी हो भी जाए तो शादी का रिश्ता होकर टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर 7वां घर और 11वां जो हाउस है वो किसी भी प्रकार से एक्टिवेट नहीं हो रहा। तो हमें तो पहले ये देखना है कि हमारी कौन सी दशा में, कौन सी अंतर्दशा में शादी हो सकती है या नहीं, कौन सी ऐसी दिशा है जो हमें शादी करने की सपोर्ट दे रही है। यदि आप भी अपनी कुंडली को अभी खोल के चेक कीजिए, आपकी जिस साल में शादी हुई उस टाइम आपका 7वां घर और 11वां घर, दूसरा या 5वां हाउस एक्टिवेट था या नहीं था। यदि आपका उस टाइम उस ईयर में एक्टिवेट नहीं था तो उस टाइम शादी होने के योग आपकी कुंडली में बिल्कुल भी नहीं थे। तो हमने यहाँ पे समझने एक चार्ट से मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ कि यदि यही बुध ग्रह की दशा चल रही हो तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपकी शादी होगी या फिर नहीं होगी। एक चार्ट मैं आपको यहाँ पे और बनाकर दिखाता हूँ। देखिए एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 धनु लग्न की कुंडली है और आप देखेंगे कि यहाँ पर बुध ग्रह यहाँ 3 जो कि मिथुन का स्वामी यहाँ पर 11वें घर में बैठ गया है। तो अब देखते हैं
कौन सी दशा में जातक की शादी होने के योग प्रबल बने हुए हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मैंने अभी आपको बोला था कि शादी होने का जो हाउसेस हैं वो कौन कौन से हैं, 7वां, 11वां, दूसरा और 5वां। आप देखते हैं कि बुध ग्रह की जातक की अंतर्दशा चली और महादशा चली तो जातक की शादी होने के योग है कि नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले बुध ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। बुध ग्रह सबसे पहले 11th हाउस में बैठे हुए हैं, तो 11th हाउस बहुत अच्छा है, शादी होने के योग बन रहे हैं। उसके अलावा बुध ग्रह की दोनों राशियां कहाँ कहाँ बैठी हैं, एक 7th हाउस में और एक 10th हाउस में। अब मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पे देखेंगे कि बुध ग्रह कि ने 7वां घर को भी एक्टिवेट कर दिया, ने 11वें घर को भी एक्टिवेट कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ में 10th हाउस को भी एक्टिवेट कर दिया। लेकिन आपको देखना है कि शादी होने का जो प्रबल हाउस है वो 7th हाउस है और शादी नहीं होने का जो प्रबल हाउस है वो 6th हाउस है। यदि यहाँ पर 10th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है तो हम ये मानेंगे कि जातक की बुध की अंतर्दशा में शादी होने के योग यहाँ पर प्रबल बने हुए हैं। लेकिन मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि शुक्र की महादशा में या शुक्र की अंतर्दशा में उसकी शादी होने के योग बने कि नहीं बने। तो इस चार्ट में देखते हैं कि एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं कि शुक्र यहाँ पर देखिए छठे घर का स्वामी भी बना हुआ है और शुक्र यहाँ पे 11वें घर का स्वामी भी बना हुआ है। एक कंडीशन ले लेते हैं कि शुक्र यहाँ पर दूसरे घर का स्वामी होकर यहाँ पर बैठ जाते हैं तो क्या जातक की शादी होगी या नहीं होगी। आइए देखते हैं कि शुक्र की दशा चली या शुक्र की अंतरदशा चली तो सबसे पहले कौन सा हाउस एक्टिवेट हुआ, शुक्र जहां पर बैठे हुए हैं वो घर यहाँ पे सबसे पहले एक्टिवेट हो गया। शुक्र छठे घर में को भी एक्टिवेट कर रहे हैं और शुक्र की एक राशि 11वें घर को भी एक्टिवेट कर रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस अंतरदशा में जातक का 7th हाउस एक्टिवेट नहीं हुआ, यानी कि स्टेबिलिटी का घर एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन 11वां घर एक्टिवेट हो गया, चौथा घर एक्टिवेट हो गया, 6th हाउस एक्टिवेट होगा। अभी जातक के साथ में क्या होगा, अभी जातक का 11वां घर तो एक्टिवेट हो गया, यानी कि एंगेजमेंट हो जाएगी और एंगेजमेंट होने से, शादी से होने से पहले पहले उस एंगेजमेंट का तोड़ने का डर, तोड़ने का साया इस जातक के ऊपर बना रहेगा, क्योंकि 11वां घर तो एक्टिवेट है, यानी कि वो घर, शादी का घर जो एक्टिवेट होना चाहिए था वो तो है, लेकिन 7वां, दूसरा और 5वां एक्टिवेट होने की बजाय चौथा और छठा घर यहाँ पे बहुत मजबूती से एक्टिवेट है। यानी कि जो जातक की स्पोर्ट के एक्टिवेट हाउसेस थे उनमें से एक ही घर एक्टिवेट है, एक ही हाउस एक्टिवेट है, और जो इसकी स्पोर्ट में नहीं थे, जो 3 घर इनकी स्पोर्ट में नहीं थे उनमें से 2 घर एक्टिवेट है। तो इसका मतलब है कि जो नहीं कराने वाले घर हैं या हाउसेस हैं वो यहाँ पर मजबूती से एक्टिवेट हो रहे हैं। तो पहले शादी तो हो जाएगी, लेकिन शादी या जो आप रोका कहते हैं, शादी की बजाय में रोका कहते हैं, मंगनी कहते हैं, एंगेजमेंट कहते हैं। बहुत से बार आप देखते होंगे कि जब तक एंगेजमेंट होने के बाद भी उसकी एंगेजमेंट टूट जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि 7वां घर वहां पे एक्टिवेट नहीं था और मजबूती से चौथा और छठा घर ही एक्टिवेट है। लेकिन बहुत हाइपोथेटिकल कंडीशन में लेता हूँ, ये 7वां घर एक्टिवेट नहीं है और छठा घर भी एक्टिवेट नहीं है और अकेला 11th हाउस या 11th राशि भी एक्टिवेट है, तभी भी जातक की शादी हो जाती है, शादी टूटती, एंगेजमेंट टूटती नहीं है। ये एक कंडीशन है। तो मतलब छठा घर ना एक्टिवेट हो और 7वां घर एक्टिवेट हो तो शादी नहीं टूटती है, एंगेजमेंट नहीं टूटती है। अब ये महादशा क्या दिखाती है, आपको ये दिखाती है कि शादी आपकी इस अंतरदशा में या इस महादशा में हो सकती है, लेकिन इस महादशा वो लंबी साल की है। सूर्य की महादशा 6 साल की है, शुक्र की महादशा 20 साल की है, या फिर वैसे ही शुक्र की अंतर्दशा 3 साल की है, सूर्य की महादशा 6 से 7 महीनों की, 8 महीनों की है। तो उस समय में कब होगी या उस समय में भी होगी या नहीं होगी, इसको कैसे हम चेक करते हैं, इसे चेक करते हैं हम ट्रांजिट से, यानी कि इसे चेक करते हैं हम गोचर से। ट्रांजिट, ये जो आपके लगन चार्ट है, ये जो आपका असेंडेंट चार्ट है, ये आपकी कुंडली का फिक्स चार्ट है, यानी कि जब किसी जातक का जन्म हुआ उस समय आपके ग्रह कहाँ बैठ गए, यह आपके उस चार्ट को दिखाता है। और ट्रांजिट चार्ट आपके ग्रहों की वर्तमान स्थिति को दिखाता है, यानी कि दशा महादशा आपके जातक का प्रोमिस दिखाता है और उसका एग्जीक्यूशन कब होगा यह कौन दिखाता है, यह गोचर या फिर ट्रांजिट दिखाता है। और उस समय में जब जातक की लगन कुंडली के साथ में ट्रांजिट कुंडली को लगाया जाता है और ये देखा जाता है कि गुरु ग्रह या 7th हाउस का स्वामी
आपके 2, 5, 7, 11 हाउस के ऊपर से गोचर कर रहा होता है, तो उस समय शादी होने के योग बन जाते हैं। अभी मैं जिस समय यह रील बना रहा हूँ, ये हम शूट कर रहे हैं, तब गुरु ग्रह का गोचर तीसरी राशि में से हो रहा है और तीसरी राशि इस जातक के 7th हाउस में बैठी हुई है। यानी कि अब यदि यह जातक की बुध ग्रह की दशा चल रही हो या अंतर दशा चल रही हो और इस समय गुरु ग्रह यहाँ पर जून के महीने तक 2 जून तक रहेंगे, यानी कि इस समय पर जातक एफर्ट करता है तो गोचर से उसकी शादी होने के योग इसके परबल बने हुए हैं। और जून के ग्रह में जैसे ही गुरु महाराज जी इसके 8वें घर में गोचर करेंगे तो उसका प्रॉमिस तो बना हुआ है शादी होने का, लेकिन शादी होने के जो योग हैं वो यहाँ पे गोचर कुंडली से नहीं बनेंगे। तो मैंने आपको इस हॉरोस्कोप में इस वीडियो में यह बताने की कोशिश की कि हमें कौन-कौन से ऐसे हाउसेस हैं और कौन-कौन सी ऐसी राशियां हैं जो हमें यह बताती हैं कि आपकी शादी किस दशा में होगी या फिर किस महादशा में होगी। तो आपको यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है, यदि महादशा आपके एंटी है और अंतरदशा आपके एंटी है तो उस दौरान में आपकी शादी नहीं होगी। और यदि किसी कारणवश महादशा आपकी सपोर्ट में है और अंतरदशा आपके एंटी है तो शादी नहीं होगी। और यदि महादशा आपकी एंटी में है और अंतरदशा आपके सपोर्ट में है तब शादी, और गोचर भी आपकी सपोर्ट में है तब आपकी शादी होने के योग, तब जातक की शादी होने के योग बहुत ज्यादा बन जाते हैं। आइए मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ। मान लीजिए किसी भी ग्रह की महादशा यानी कि एमडी चल रही हो, शुक्र की मान लीजिए दशा चल रही है और अंतरदशा जिसे हम एडी कहते हैं और वह बुध की चल रही है, और शुक्र ग्रह हमें शादी का प्रॉमिस दे रहा है लेकिन बुध ग्रह शादी का प्रॉमिस नहीं दे रहा, तो यानी कि शुक्र की महादशा में बुध ग्रह की अंतरदशा आएगी तो जातक की शादी नहीं होगी। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि एडी भी शुक्र के अंदर शुक्र की आ जाए या ऐसे ग्रह की आ जाए जो यहाँ पर उस ग्रह की शादी देने के योग बना रहे हैं, तो उस अंतर्दशा में जातक की शादी, सूर्य जैसा कि हमने देखा शनि ग्रह की अंतर्दशा आ जाती है तो जातक की शादी होने के योग यहाँ पे प्रबल हो जाते हैं। और यही एमडी और एडी अंतर्दशा दोनों ही शादी नहीं दे रहे हों और लगातार 5 अंतर्दशा ऐसी आ जाएं तो जातक कभी कभी ऐसा भी देखता है जातक की शादी ही नहीं होती। जातक उस अंतर्दशा में 20 साल की अंतर्दशा में, 10 साल की अंतर्दशा में, 18 साल की महादशा में भी बिना शादी के ही रह जाता है। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अंतर्दशा और महादशा सिर्फ आपको प्रॉमिस देंगी कि शादी होगी कि नहीं होगी, ये समय शादी हो सकती है कि नहीं सकती, और शादी कब होगी, ये शादी कौन से महीने में होगी, ये एग्जीक्यूशन आपको गुरु ग्रह देंगे, उसका गोचर देगा, या फिर 7th हाउस का या फिर जो 11th हाउस का जो स्वामी है वह हमें यह बताता है। यदि वह भी इन्हीं हाउसेस के ऊपर से गोचर कर रहा हो ट्रांजिट कुंडली में तो वो हमें ये बताता है 7वें घर का, 11वें घर का, दूसरे घर का या पंचम घर का स्वामी यदि इन्हीं के हाउसेस के ऊपर से गोचर कर रहा हो तो हमें ये बता देता है कि इस समय आपकी शादी होने के योग बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि पंचम ग्रह का गोचर सूर्य ग्रह के ऊपर से होने लग जाए, सॉरी पंचम यानी कि सूर्य ग्रह का गोचर ट्रांजिट कुंडली में आपका कुंभ की राशि से होने लग जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अब आपकी शादी होने के योग बने हुए हैं। तो अभी सूर्य ग्रह का गोचर मेष राशि के ऊपर से हो रहा है और ये अपनी साथ सप्तम दृष्टि से 7th हाउस को भी देख रहे हैं। तो इस समय यदि किसी की मेष लगन की कुंडली है और शुक्र ग्रह 6ठे घर में नहीं बैठे हुए तो इस समय इन जातकों का शादी होने का योग बना हुआ है। लेकिन सप्तम घर का मालिक 6ठे घर में बैठ जाए तो शादी होते होते ना हो, ऐसा भी हो सकता है, रिश्ता टूट जाए ऐसा भी हो सकता है, या फिर शादी होने के बाद अगेन दोबारा जब शुक्र ग्रह की अंतर्दशा या महादशा आएगी तो जातक की वाइफ है या जातक का हस्बैंड है वह उसे छोड़कर भी जा सकता है। ये इस प्रकार से हम किसी भी जातक की कुंडली से देखकर ये पता लगा सकते हैं कि जातक की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी और कौन से दिन होंगे। और यदि आप भी इस पूरे वीडियो के माध्यम से अब आप खुद एस्ट्रोलॉजर बनकर अपनी कुंडली देखिए, अपने बच्चों की कुंडली लगाकर देखिए कि उनकी शादी कब होगी। और यदि फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो अभी मुझे डेट ऑफ बर्थ भेजिए, मैं बताऊंगा कि जातक की शादी
कब होगी। और अभी इसी को समझाने के लिए मैं लेकर आया हूँ एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा कोर्स जिसमें आप खुद घर बैठे ये सीख सकते हैं कि हमारे बच्चों की शादी कब होगी और मेरी शादी जिस दिन हुई थी उस दिन क्या ये हाउस और उस दिन क्या ये राशियां एक्टिवेट थी या नहीं थी। अभी बनाइए अपनी कुंडली और चेक कीजिए, यदि आपकी शादी हो गई है तो उस समय ये भाव और ये राशियां एक्टिवेट थी या नहीं थी। और आपके बच्चों की या आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, ये उनकी ये महादशा ये हाउस एक्टिवेट कर रही है या नहीं। यदि आप भी मेरा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्रिप्शन में एक इसका पूरा लिंक दिया गया है, जिसमें पहली 2 क्लासेस आपको डेमो के रूप में फ्री में दी जाएंगी और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैं एस्ट्रोलॉजी में इस प्रकार से आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको एस्ट्रोलॉजी का ABCD भी नहीं आता। और ये मेरा प्रॉमिस है, यदि आपने मेरा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स सीख लिया तो आपके भी परिवार के लोग, आपके ही दोस्त, आपके मित्र आपको विद्वान कहना शुरू कर देंगे। वो ये कहना शुरू कर देंगे कि तूने कौन से ग्रंथ पढ़ कर आया है, तूने कौन सी ऐसी किताबें पढ़ ली कि आपको एस्ट्रोलॉजी की इतनी नॉलेज हो गई है। तो देर किस बात की, अभी क्लिक कीजिए नीचे दिए गए लिंक पर।